हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को डिस्कस करेंगे, उनके डेफिनेशंस को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि हम किन किन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसकी डेफिनेशन क्या है। देन हम देखेंगे एग्रोनॉमी के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। देन डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्स फार्मिंग के बारे में। ठीक है, और इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर। ठीक, तो एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, और लैटिन के दो वर्ड से लिया गया है। एक तो होता है एग्री, ठीक है, या कि अगर कह सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस दूसरा है कल्चरा। ठीक है, लैटिन वर्ड के दो शब्दों से लिया गया है, एक तो अगर या एग्री, और सेकंड वर्ड है हमारा कल्चरा। ठीक है, तो एग्री का मतलब होता है हमारा सॉयल, एग्री या अगर का मतलब होता है सॉयल, ठीक है, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कल्टीवेशन ऑफ सॉयल, कल्टीवेशन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड एग्री कल्चर। ठीक है, और एग्रीकल्चर जो होता है कवर करता है क्या क्या? एक तो क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, देन कवर करता है आपका लाइव स्टॉक फार्मिंग। लाइव स्टॉक फार्मिंग मतलब क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री वगैरह। ठीक है, एनिमल रेयरिंग वगैरह होता है। ठीक है, देन कवर करता है आपका फिशरीज को, ठीक है, यानी मत्स्य पालन, मछली पालन, फॉरेस्ट्री को, और भी इससे रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं उनको एग्रीकल्चर कवर करता है। ठीक है, तो वो ये हमारी एक छोटी सी डिफिनीशन हो गई एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर किस शब्द से लिया गया, इसकी उत्पत्ति किन शब्दों से हुई। तो पहली बात समझेंगे कि लैटिन शब्द से हुई है, और एक बार देख लेते हैं और शॉर्ट में, अगर और कल्चरा। अगर का मतलब होता है सॉयल, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, यानी कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज द एग्रीकल्चर। डायरेक्ट एक डेफिनेशन दी जाती है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज, तो हमें वहाँ पर लगाना होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, और एग्रीकल्चर जो कवर्स करता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शंस को, लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल रेयरिंग, फिशरी या फिश फार्मिंग, एंड फॉरेस्ट्री, और इसके अलावा भी जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड होते हैं उनको भी एग्रीकल्चर कवर करता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्रोनॉमी। ठीक है, तो एग्रोनॉमी क्या होता है पहले इसको समझेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखना कि जो एग्रोनॉमी है, एक मिनट, एग्रोनॉमी जो वर्ड है एग्रोनॉमी, ठीक है, ग्रीक वर्ड से लिया गया। ठीक है ना, ग्रीक वर्ड से लिया गया, ये चीज़ को हमें याद रखना है। ठीक है, किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड को। और कौन कौन से दो ग्रीक वर्ड्स हैं? एक तो पहला है एग्रोस, पहला वर्ड कौन सा हो गया? एग्रोस, और दूसरा वर्ड है नोमोस। ठीक है, नोमोस, इसको याद रखना हमें कि एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एग्रोस एंड नोमोस। ठीक है, एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? फील्ड हो जाएगा। और नोमोस का मतलब होता है, नोमोस का मतलब होता है क्या हो सकता होता हो? टू मैनेज। ठीक है, अब देखो इससे काफ़ी चीज़ समझ में आ रही है। फील्ड है, यानी फील्ड हमारा क्या है? एक फार्म हाउस है, खेत है एक हमारे पास। ठीक है ना, क्या है? एक खेत हो गया हमारा। ठीक है, फील्ड है, और यहाँ पे हम क्या लगा रखे हैं? क्रॉप लगा रखे हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो मैनेज हम करेंगे इसको क्या क्या देके? फर्टिलाइज़र देंगे, इसको वाटर देंगे, सॉइल को मतलब कल्टीवेट करेंगे, प्लाविंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि सॉइल को मैनेज करते हैं ताकि हम क्या करें?
मैनेज करते हैं। किस तरह से मैनेज करते हैं? तो मैनेज करेंगे बाय द क्या क्या देके पहले तो हम क्या करेंगे, प्लाविंग करेंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, इरिगेशन कर सकते हैं, यानी कि पानी देंगे, हम सिंचाई करेंगे। और क्या करेंगे, इरिगेशन के अलावा फर्टिलाइज़र देंगे, यानी कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे, ठीक। ये क्यों करते हैं? और बहुत सारी चीज़ करते हैं, ठीक है। वीड मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरह से हम क्रॉप को मैनेज करते हैं टू, किस लिए, टू मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ठीक है, टू मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि मैक्सिमम हम यील्ड लेने के लिए करते हैं। इसको एक बार हम और समझते हैं हिंदी से। एग्रोनॉमी जो लिया गया है वो हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो कि एग्रोस एंड नोमोस से लिया गया, ठीक है। एक तो एग्रोस हो गया, दूसरा वर्ड है नोमोस हो गया। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज, ठीक है। यानी फील्ड मतलब कि हमारा फार्म हाउस यानी खेत, ठीक है। फील्ड मतलब हो गया फार्म हाउस यानी खेत, एंड मैनेज करना, यानी मैनेज किस तरह से करते हैं उसको हम, तो प्लाविंग करते हैं, उसमें इरिगेशन करते हैं, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं, वीड मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, और इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। इस तरह से बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं, मैनेज करते हैं उसको। और किस चीज़ के लिए करते हैं? टू द मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, मैक्सिमम यील्ड के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे यहाँ पे। इसके बाद एक चीज़ और समझ लेते हैं, मैं इसको बाद में लिख दूंगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, यहाँ से मैं थोड़ा हटाता हूँ, ठीक है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं इससे रिलेटेड शब्द, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जो एग्रोनॉमी है एग्जैक्टली तो एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पे। एग्रोनॉमी जो है हमारा क्या है, इसका जो टर्म दिया था, यानी एग्रोनॉमी जो पहली बार इन्होंने फादर कहलाते हैं एग्रोनॉमी के, ठीक है। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी कमेंट में आप बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो। फादर ऑफ एग्रोनॉमी है पीटर डिक्रेसेंजी, ठीक है। कौन है? पीटर डिक्रेसेंजी है, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखा था पीटर डिक्रेसेंजी ने, ठीक है। वो बुक का नाम हमें याद रखना है। बुक का नाम है ओपस रूरेलियम कामोडरम, ठीक है। ओपस रूरेलियम कामोडरम नाम की इन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक है। किसने लिखी थी? पीटर डिक्रेसेंजी ने लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन शब्दों को हमें याद रखना। तो एक बार हम देख लेते हैं शॉर्ट में। एग्रोनॉमी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो कि एग्रोस यानी फील्ड, नोमोस मतलब मैनेज होता है, यानी कि फील्ड को मैनेज करना। और मैनेज करने में क्या क्या आ जाती है, सारी भी जो एग्रोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी आ जाते हैं, यानी प्रैक्टिसेस जो आ जाती हैं, जैसे कि प्लाविंग करना, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, वीड मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट आदि मैनेजमेंट जो होते हैं। और उसको क्यों मैनेज करते हैं? फायदा टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम क्रॉप यील्ड, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम क्रॉप की यील्ड को लेने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो यही कहलाता है हमारा एग्रोनॉमी। नेक्स्ट हम फिर क्या पढ़े थे यहाँ पे कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? तो पीटर डिक्रेसेंजी, इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी का दर्जा दिया गया है। और इन्होंने एक बुक लिखी है ओपस रूरेलियम कामोडरम नाम की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा हमने क्या लिखा था अगला, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे अभी रिस्पॉन्स फॉर्म को, और यहाँ पे लिखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो अगला जो हम टर्म को डिस्कस करेंगे तीसरे नंबर में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। देखो शिफ्टिंग मतलब नाम से ही पता चल रहा है ना शिफ्टिंग कि क्या है, यानी कि यहाँ पे हम कोई भी हमारा फॉरेस्ट है, क्या है, फॉरेस्ट लैंड है कोई भी, उसको हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं। क्लियर करना मतलब फॉरेस्ट को हम काट देते हैं, ठीक है ना। और फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे काट देते तो क्या हो जाता है, यहाँ पेड़ पौधे फॉरेस्ट लगे, इसको काट देते तो क्या हो गया, यहाँ मैदान तैयार हो जाएगा, ऐसे करके फील्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉप का प्रोडक्शन कर लेंगे, यानी कल्टीवेशन हम करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई।
कि हम काट के क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काटा हमने, यहाँ पे फॉरेस्ट थे, प्लांट थे, इनको हमने क्या किया, काट दिया, कट किया तो फील्ड बना, फील्ड में हम क्या किए, क्रॉप प्रोडक्शन हमने किया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि लगातार जब हम क्रॉप प्रोडक्शन लेते हैं, और कितने साल तक लेते हैं, 2 से 3 साल तक अगर हम ले लिए क्रॉप प्रोडक्शन, तो इसमें क्या होगा कि जो फर्टिलिटी लेवल है, क्या है, फर्टिलिटी लेवल जो होगी, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। पहले तो क्या होगा, जो फर्टिलिटी लेवल होगी हमारी क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं, पोषक तत्व जो हैं वहाँ पे, वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे सॉइल से। जब लगातार हम कोई भी क्रॉप ले रहे हैं तो पोषक तत्व मिट्टी से क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो यानी कि जो सॉइल होगी या जो फील्ड होगा, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कहीं दूसरी जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, इस फील्ड से हम दूसरी जगह, जहाँ की दूसरी जगह पे क्या होगा, फॉरेस्ट होगा ऐसे ही, ठीक है, जंगल होगा, उसको भी हम क्या करेंगे, काट देंगे, और फिर क्या करेंगे, वहाँ फील्ड तैयार करेंगे, और फिर यहाँ पे हम पुनः क्या करते हैं, यहाँ की जगह इस एरिया में प्रोडक्शन ना करके अब दूसरी जगह हम क्या करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करने लगते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट को काट के। तो ये क्या हो गया हमारा, यही होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको याद रखेंगे, और इसको कितने साल में साइकिल को चेंज करते हैं, 2 से 3 साल में। ठीक है, यानी कि इसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पे फील्ड बचा हुआ है, ये फील्ड, इसमें पुनः धीरे धीरे क्या होगी, फर्टिलिटी इसकी इम्प्रूव हो जाएगी, और ऐसे करते करते हम फिर 5 से 6 साल बाद इस लैंड में वापस आते हैं। फिर यहाँ पे हमने 2 से 3 साल तक लिया खेती, देन फिर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, फिर दोबारा से उस जगह पे आ जाते हैं, क्योंकि लैंड तो हमारी सीमित है ना, ऐसा तो नहीं कि हम पूरी जगह करते रहेंगे खेती। तो इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो एक बार आप डेफिनेशन समझते हैं, तो हमने कॉन्सेप्ट को समझा इसके, तो एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, कि हियर क्या होता है कि क्रॉप इज ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सेम क्रॉप मतलब सेम क्रॉप ग्रो की जाती है, सेम क्रॉप ग्रोन की जाती है ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, और क्यों की जाती है, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, बिकॉज सेम लैंड में क्या होती है, तुम्हारी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी मतलब कमी आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मतलब वहाँ पे हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लैंड इज रोटेट, यानी कि यहाँ पे क्या सकते हैं, लैंड इज रोटेट, यानी लैंड रोटेट हो रही है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप, ये लैंड यहाँ पे थी पहले, फिर इसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ रोटेट किया, ऐसा लैंड क्या हो रही है, रोटेट कर रही है, बट क्रॉप इज फिक्स, यानी यहाँ क्रॉप फिक्स होती है, लेकिन लैंड क्या होती है, लगातार रोटेट होती रहती है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ओके, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, एक चीज़ और समझ लेते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं, झूम कल्टीवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, झूम कल्टीवेशन, इसको भी याद रखना हमें। झूम कल्टीवेशन अगर आ जाए या शिफ्टिंग कल्टीवेशन आ जाए तो सेम ही चीज़ है। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या क्या डिसएडवांटेज इसके, तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि पहली बात तो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा डिसएडवांटेज पूछने के चांस रहते हैं कॉम्पिटिशन में। तो डिसएडवांटेज इसका पहला ये हो जाता है कि यहाँ पे पहली बात तो सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन होगा कि नहीं होगा, अगर तुमने फॉरेस्ट को काट दिया है यहाँ पे, तो सॉइल की रूट क्या करता है, जकड़ के रखता है मिट्टी को। फॉरेस्ट नहीं है तो क्या होगा, डायरेक्ट रेन ड्रॉप इसके ऊपर आएगा, और इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। दूसरी चीज़ है कि फॉरेस्ट काटने से क्या होता है, तुम्हारा फॉरेस्ट एरिया तुम्हारा डिटेरियोरेट हो जाता है, डिटेरियोरेट हो जाएगा। तो फॉरेस्ट एरिया होने से क्या होता है, तुम्हारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हमें याद रखना कि इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार मार्क करता हूँ मैं, इसको एकदम दिमाग में बिठा देना, यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाएगा तुमसे, कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो कहाँ पे किया जाता है, हाईली फॉलो किया जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया में। ठीक, कहाँ किया जाता है,
नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया में, यानी कि सपोज दैट इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। मैं एक मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, उतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा, बट जैसा ही बने देख लेना। तो यहाँ पे इस एरिया में ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट का एरिया, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से एरिया आते हैं, असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे एरिया यहाँ पे आते हैं नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉलो की जाती है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फॉलो किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे खेती की जाती है। और कहाँ पे की जाती है, छोटा नागपुर प्लेटू एरिया है झारखंड का, ठीक है। तो झारखंड में भी की जाती है इसके शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में की जाती है, ठीक है। और हिली एरिया में अक्सर इसकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और मेजर क्रॉप कौन सी ग्रो करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो इसमें क्रॉप भी हमें याद रखना है, कौन सी है, राइस है, ठीक है। तो एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं इसको शुरू से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। तो सबसे पहले देखते हैं क्या था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यहाँ पे थे हम लोग, है ना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप लाइक द जनरली अगर राइस को हम कल्टीवेट कर रहे हैं तो क्या होगा कि मतलब कि ईयर आफ्टर ईयर करते हैं, तो इससे क्या होता है, फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होती है, सॉइल की लॉस हो जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोडक्टिविटी जब यहाँ की लॉस होगी तो हम दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, वहाँ के लैंड को क्लियर करते हैं और फिर वहाँ पे क्या करते हैं, दूसरी जगह पे खेती करते हैं। इस तरह से लगातार फिर हम अपने लैंड को चेंज करते हैं और फाइनली फिर हम 5 से 6 साल में यहाँ पे दोबारा पहुँचते हैं जब फर्टिलिटी तुम्हारी रिकवर हो जाती है, ठीक है। तो इस फार्मिंग को, इस तरह की कल्चर को या इस तरह की प्रक्रिया को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम फार्मिंग कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। यानी कि यहाँ क्या होता है, लगातार हमारी लैंड क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, लैंड इज रोटेट बट क्रॉप क्या होती है, फिक्स होती है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसको लैंड रोटेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लैंड रोटेशन, ठीक है। लैंड रोटेशन सिस्टम भी इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। और इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया था। इसमें सॉइल का इरोजन होता है, फॉरेस्ट डिटेरियोरेट होने से इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। इसका डिमेरिट होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में की जाती है, झारखंड, एमपी, हिली एरिया में की जाती है। और इसमें मेजर क्रॉप जो लेते हैं, राइस को लेते हैं। तो इसे हमें अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो टर्म देखते हैं, रिस्पॉन्स फार्मिंग को, ठीक है। अगला क्या था हमारा, रिस्पॉन्स फार्मिंग। इसको भी देख लेते हैं, रिस्पॉन्स फार्मिंग क्या होता है, ठीक है, तीसरा नंबर। तो रिस्पॉन्स फार्मिंग क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिस्पॉन्स, इस शब्द से क्या लग रहा है, रिस्पॉन्स मतलब कि रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। यानी पहले हम समझते हैं, फिर इसके बाद हम डेफिनेशन को जो याद करना वो हम बताएंगे आपको। तो रिस्पॉन्स फार्मिंग मतलब ये होता है कि तुमने यहाँ पे सपोज दैट हमारा फील्ड है कोई, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, बागपत डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, BAGH बागपत डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे फार्मिंग सिस्टम कैसा होगा या हमें किस क्रॉप को ग्रो करना हो हम कैसे पता करेंगे, क्रॉप कैसी, वेदर के रिस्पॉन्स में। क्या देखेंगे हम, वहाँ का वेदर देखेंगे, ठीक है। यानी कि वहाँ वेदर कैसी है, यानी कि वहाँ पे रेनफॉल होगी कि नहीं होगी, ठीक है, रेनफॉल कितनी होगी, हाउ मच, ठीक है, यानी कितनी रेनफॉल होगी। ये सबको हम देखते हुए क्या करते हैं, वेदर को देखते हुए हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, यानी कि हम क्रॉप का यानी फसल का जो हम चयन करते हैं किसके वजह से करते हैं, वेदर यानी कि मौसम को अनुमान में रखते हुए, ठीक है। जब मौसम को देखते हुए हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम वेदर के अनुकूल यानी जिस तरह का मौसम है उस तरह से हम अगर क्रॉप को उगाएंगे तो उससे हमारी ईल्ड या मतलब कि क्रॉप जो होगी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं और इसको डेफिनेशन को समझते हैं। इसकी जो डेफिनेशन दिया था स्टीवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इन्हें फादर ऑफ रिस्पॉन्स फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। किसने दिया था, इसको अलग कलर्स में लिखता हूँ, स्टीवर्ड्स। कौन थे, स्टीवर्ड्स, ठीक है, STEWARD, स्टीवर्ड, ठीक है। स्टीवर्ड ने दिया था 1988 में, ठीक है, रिस्पॉन्स फार्मिंग। और इन्होंने क्या कहा था कि ये जो टर्म है रिस्पॉन्स फार्मिंग, द बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द वेदर डाटा, यानी हम क्या करते हैं, वेदर के डाटा को
एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, बेस्ड ऑन वेदर डाटा एनालिसिस, यानी वेदर डाटा एनालिसिस करते हैं। और क्या होता है यहाँ पे, प्रिडिक्शन ऑफ द मानसून सीजन, यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं मानसून को, ठीक है। मानसून को हम जब प्रिडिक्ट करते हैं यानी रेनफॉल को प्रिडिक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, ये चीज़ को समझो। बेस्ड ऑन एनालिसिस वेदर, इसके बेस पे हम क्या करते हैं, प्री मानसून पीरियड में मैनेज करते हैं क्रॉप को, ठीक है, मैनेज करते हैं क्रॉप अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, क्रॉप को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स फार्मिंग। तो हमने समझ गया है रिस्पॉन्स में क्या होता है। यहाँ पे हमें क्या याद करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो शब्द यहाँ पे आता है, स्टीवर्ड को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि जो रिस्पॉन्स फार्मिंग जो टर्म दिया था, रिस्पॉन्स फार्मिंग की उत्पत्ति जो हुई है, यह कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो स्टीवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया है, 1988 में दिया है। और इसमें क्या होता है कि वेदर के डाटा को एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग हम जब वहाँ पे क्रॉप को मैनेज करते हैं, क्रॉप मैनेज करने का मतलब होता है कि क्रॉप का सिलेक्शन भी आ जाता है उसमें, ठीक है, और कितना इरीगेशन देना है, किस तरह से हमें प्लानिंग करना है, वो सब चीज़ों को हम ध्यान रखते के खेती करते हैं, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स फार्मिंग, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ रिस्पॉन्स फार्मिंग आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो हमारा शब्द था क्या था, अगला था शायद हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, क्या था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसको भी देख लेते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। सस्टेनेबल SUSTINABLE, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो इसको समझो पहले, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हम आज जो हम काम कर रहे हैं अभी, वो इस तरह से करें कि ताकि फ्यूचर की जनरेशन को, ये जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर की पॉपुलेशन है, वो किसी भी तरह से अफेक्ट ना हो। अब इसको हम एग्जांपल देके समझाते हैं तुम्हें। सपोज दैट अगर हम लगातार केमिकल फार्मिंग करते रहेंगे, ठीक है, लगातार हम अपनी भूमि है यानी कि हमारी मिट्टी है, सॉयल है, ठीक है, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं डायग्राम, ये सॉयल हमारी, ये फील्ड है सपोज दैट, और इस फील्ड में हम जो खेती कर रहे हैं लगातार, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, लगातार हम क्या कर रहे हैं, केमिकल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल अप्लाई कर रहे हैं। फिर सिर्फ हम नाइट्रोजन और फास्फोरस अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और तो न्यूट्रिएंट हम देते नहीं हैं, आयरन हम देते नहीं हैं, जिंक हम देते नहीं हैं, मैग्नीज, कॉपर एटसेट्रा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ भी हम यहाँ पे अलग से अप्लाई नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ 2 न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, और हम DAP ले आके बोरी डाल देते हैं, ठीक है। जब हम इसको लगातार डाल रहे हैं तो इसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। सपोज दैट एक पौधा है, ये क्या है, एक पौधा है, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं बढ़िया डायग्राम, ठीक है। इस पौधे को अगर हमने क्या दिया, इसको हम ये अपनी ग्रोथ यानी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, 17 न्यूट्रिएंट चाहिए इसको, ठीक है। अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन को डाल दिए तो इसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, यानी कि नाइट्रोजन तो डाले, इसकी ग्रोथ हुई, लेकिन 17 तत्वों को यहाँ से क्या लेगा, मिट्टी से निकालता रहेगा, ठीक है। यानी कि क्या क्या ले लेगा, एक कैल्शियम भी लेगा, मैग्नीशियम भी लेगा, ठीक है, सल्फ़र भी लेगा, आयरन लेगा, मैग्नीज लेगा, कॉपर लेगा, जिंक लेगा, बोरान लेगा, निकिल लेगा, ठीक है, क्लोरीन लेगा, एटसेट्रा जो भी न्यूट्रिएंट है यहाँ पे लेता रहेगा, मॉलिब्डेनम लेगा, ठीक है। लेकिन हम इनको दे नहीं रहे ना लगातार, ठीक है। और साथ में केमिकल भी अप्लाई कर रहे हैं। केमिकल अप्लाई करने से क्या होता है, हमारा वाटर जो होता है लीचिंग हो जाएगी केमिकल की, तो ग्राउंड वाटर जो है हमारा क्या होगा, पॉल्यूट हो रहा है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, आज तो तुम फार्मिंग कर लोगे, आज तुम इससे ईल्ड ले लोगे, ठीक है, अपना पेट तो भर लोगे आज, ठीक है, लेकिन आने वाली जनरेशन को क्या कर रहे हो, आने वाले समय में तुम्हारी उपज जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो उपज जब कम हो जाएगी और हमारी लगातार जो पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल, ठीक है, तो पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या होगा कि वो अपनी उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो बेसिक नीड है वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, गलती किया, अफेक्ट किया, हमने खूब केमिकल डाला, इसीलिए ऐसा नहीं होगा, मतलब आगे चल के जो पॉपुलेशन वो अफेक्ट होगी। तो इस तरह की जो एक क्रियाकलाप होगी तो इससे क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन अफेक्ट होगी। तो अब समझते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है। ये कहानी के बाद अब हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर का, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है। तो इसको दिमाग में बिठा देना, एकदम छाप देना दिमाग में, ठीक है, कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर
क्या होता है, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब ये होता है कि फुलफिलमेंट द नीड ऑफ, यानी ज़रूरत, नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दो शब्दों को ध्यान रखो तुम, फुलफिलमेंट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, यानी नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, यानी इनकी नीड को हमें पूरा करना है, ठीक है ना। इनकी ज़रूरतों को, प्रेजेंट जो जनरेशन है हमारी, जो पॉपुलेशन, इनकी ज़रूरतों को पूरा करना है बिना अफेक्ट किए, विदाउट अफेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि भविष्य के जो आने वाली जनरेशन है उनको बिना प्रभावित किए हुए, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम सस्टेनेबल, नोन एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। इसको दिमाग में बिठा के याद रख लो, ठीक है। सीधा डेफिनेशन दे दी जाएगी और तुमसे पूछा जाएगा क्या है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उसे कहते हैं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को, इसको भी थोड़ा सा हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो जैसे इसमें क्या आ जाता है तुम्हारा, इकोलॉजिकल फार्मिंग आ जाएगा, नेचुरल फार्मिंग आ जाएगा, ठीक है, इकोलॉजिकल फार्मिंग आएगा, ठीक है, इसके अंदर। फिर इसके बाद नेचुरल फार्मिंग आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाएगा इसके अंदर। और बताओ, इसी को पर्माकल्चर भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत आ जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी बताई हुई सारी चीज़ें लगभग समझ में आई होंगी। एक बार हम फिर शुरू से इसका रिवाइज कर लेते हैं। आप ध्यान से चुपचाप बैठकर मेरी बात को सुनेंगे, लिखेंगे नहीं, आप लास्ट में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं एक बार स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। एक मैं अलग कलर की पेन यूज कर लूँ पहले, ताकि आप लोग को समझाने में हमें थोड़ा आसानी हो पाए, ठीक है। ये हो गया रिवीजन पेन। तो हमने ले लिया रिवीजन पेन और उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, पहली बात समझते हैं। लैटिन वर्ड से लिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसका मतलब, इसके बाद लैटिन का कौन सा वर्ड है, तो अगर और एक कल्चरा, इन दो वर्डों से लिया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जहाँ जहाँ हम टिक लगाएंगे यानी वहाँ से क्वेश्चन बनता है, दिमाग में आप रख लीजिएगा ये बात। तो इसका मतलब क्या है, एग्री अगर का मतलब होता है सॉयल, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, और सीधा यही डेफिनेशन दी जाती है, कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज द एग्रीकल्चर। यानी कि सॉइल के कल्टीवेशन को क्या कहते हैं हम, मिट्टी में जो हम कल्टीवेशन करते हैं उसे ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल, ठीक है, फिशरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, हनी बी हो गया, सिल्क वार्मिंग हो गया, ठीक है, यानी कि इसको सेरीकल्चर कहते हैं सिल्क को, ठीक है, सिल्क को की फार्मिंग, खेती करने को। तो ये सारी चीज़ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी पहली बात तो पूछा था किस वर्ड से लिया गया है, तो एक इसको लिया गया है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। और ग्रीक के दो शब्दों से लिया गया है, एक तो एग्रोस, दूसरा है नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। इसको यहाँ पे याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे की वर्ड है। यहाँ पे जहाँ पे भी आ गया मैनेजमेंट या मैनेज, उसको समझ लेना कि वो एग्रोनॉमी की डेफिनीसन है। एग्रोनॉमी के डेफिनीसन में मैनेज शब्द जरूर आएगा, ठीक है। तो इसको दिमाग में बिठा दो, वहाँ पे जहाँ पे भी मैनेज शब्द आएगा वहाँ पे आप एग्रोनॉमी आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो मान लो जैसे कोई फील्ड है, तो फील्ड को क्या करना है, हमें मैनेज करना है। तो किस तरह से मैनेज करते हैं, उसको प्लाविंग करते हैं, इरिगेशन दे सकते हैं, फर्टिलाइजर देंगे, न्यूट्रिएंट देंगे, वीड मैनेजमेंट करेंगे, ताकि मैक्सिमम हम क्रॉप के प्रोडक्शन को यानी ईल्ड को ले पाएँ, ठीक है। और फादर ऑफ यानी पितामह हमारे एग्रोनॉमी के पीटर डेक्रीसेंट जी कहलाते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है ओपुस रूरेलियम कामोडरम नाम की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपको ऑलरेडी 2 बार समझा दिया, एक बार और देख लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, हम फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं, एक मिनट, और देन हम क्या करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं। और जैसे ही न्यूट्रिएंट हमारा डिफिशिएंट होता है, हम दूसरे फील्ड में पहुँच जाते हैं। इस तरह से हम घूम के फिर वहीं 5 से 6 साल में इस चक्र में आ जाते हैं, 5 to 6 ईयर में, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। इसी को हम झूम खेती कहते हैं, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। यानी कि क्या क्या कहा जा रहा है, सेम क्रॉप ग्रोन करते हैं ईयर आफ्टर ईयर में, ठीक।
लैंड इज रोटेट एंड क्रॉप इज फिक्स। यहाँ लैंड क्या होती है, रोटेट होती है और क्रॉप फिक्स रहती है। राइस क्रॉप को ही ग्रो करते हैं, ठीक है, इसको भी दिमाग में बैठा लेना है। लैंड रोटेट करती रहती है। डिसएडवांटेज क्या है, सॉइल का इरोजन होता है, क्योंकि जब तुम फॉरेस्ट को काट दे रहे हो और ज़मीन को खुला छोड़ दे रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, पानी की बूंदें आएंगी तेज़ी से और उससे मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसकी सबसे ज़्यादा प्रचलन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। इसको दिमाग में बिठा के रखना है, याद रखना है। और झारखंड एमपी हिली रीजन है, जैसे इसमें क्रॉप कौन सी है, राइस है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्पॉन्स फार्मिंग क्या है, ठीक है, क्या है रिस्पॉन्स फार्मिंग। तो रिस्पॉन्स फार्मिंग क्या होता है, बताया था कि वेदर के अकॉर्डिंग, वेदर को ध्यान में रखते हुए उसका हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं हम, किसका, वेदर का, मौसम का, और इसके बाद हम वहाँ पे क्रॉप का मैनेजमेंट करते हैं। यानी क्रॉप को सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसकी मैनेजमेंट भी करते हैं। वही कहलाता है रिस्पॉन्स फार्मिंग। और फादर या कि मतलब रिस्पॉन्स फार्मिंग की जो उत्पत्ति हुई है, जो शब्द दिया गया है, स्टीवर्ट नाम के साइंटिस्ट दिया था। एक बार हम और लिखते हैं इसको, स्टीवर्ट, ठीक है, एक मिनट, स्टीवर्ट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1988 में इसको, इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। तो मैंने पूरी स्टोरी बताया कि लगातार जब हम फर्टिलाइजर, लगातार केमिकल को अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी हमारी लगातार डिक्रीज होती जा रही है। तो हमें इस तरह से खेती करना है ताकि हम प्रेजेंट की जो रिक्वायरमेंट है, आज की जो वर्तमान की स्थिति में जो रिक्वायरमेंट है, यानी भोजन की, कपड़े की, आदि की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर पाएँ। फ्यूचर की रिक्वायरमेंट की, यानी फ्यूचर जनरेशन जो होंगे, तुम्हारे बच्चे जो आगे आएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट किए बिना, उनकी नीड को, उनकी ज़रूरतों को प्रभावित किए बिना, ठीक है, उसे कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, इकोलॉजिकल फार्मिंग आ जाती है, नेचुरल फार्मिंग आती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आती है, पर्माकल्चर आ जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये वाला पसंद आया होगा। इसको आप ज़रूर अपने कॉपी में लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है।